अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आफ्ताब एजुकेशन अकेडमी। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर के अंदर हमने सेल की डेफिनेशन पढ़ी थी और डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ा था और इसके अलावा सेल थ्योरी पढ़ी थी। तो सेल थ्योरी की जो मेन पॉइंट्स है वो काफ़ी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया और उसके अलावा जो मेन पार्ट्स हैं, तो आज हम सेल थ्योरी की जो मेन पॉइंट्स हैं वो और मेन पार्ट्स ऑफ सेल जो हैं उनको रिवाइज करेंगे। तो सेल थ्योरी, सबसे पहले कि सेल थ्योरी दी किसने थी? हमारे पास तीन नाम आते हैं, श्लाइडन, श्वान और रुडोल्फ वर्चाउ। तो श्लाइडन और श्वान और रुडोल्फ वर्चाउ इन्होंने 1839 ईस्वी में जो है वो सेल थ्योरी दी थी। रुडोल्फ वर्चाउ जो है वो श्लाइडन और श्वान की काफ़ी देर के बाद आया था। तो सेल थ्योरी की चार मेन पॉइंट्स हमारे पास होती है। किताबों के अंदर तकरीबन 3 पॉइंट्स आती है, हमारे पास 4 पॉइंट है। तो सबसे पहली जो पॉइंट है उसके अंदर है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन आर मोर सेल, यानी कि जितने भी सेल्स हैं दुनिया के अंदर, तो वो या तो जितने भी जानदार हैं वो या तो एक सेल से बने होते हैं या तो वो बहुत सारे सेलों से बने होते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट के अंदर भी हमें यही बताया गया है कि जितने भी जानदार हैं वो या तो 1 सेल से बने हुए या तो मोर सेल से बने, या तो एक सेल से बने या तो बहुत सारे सेलों से बने। अच्छा, ऐसे जानदार जो एक सेल से बने हुए हैं उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं और जो बहुत सारे सेलों से बने हुए हैं उनको हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। अच्छा, दूसरी पॉइंट के अंदर है ए सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल जो है वो किसी भी जानदार की जिंदगी का बुनियाद होता है। जैसे दीवार का जो बुनियाद होता है वो ईंट से होता है, ब्रिक से होता है। तो ब्रिक जो है वो किसी दीवार की बुनियाद होती है। जैसे एक ब्रिक के ऊपर दूसरी ब्रिक, फिर उसके ऊपर तीसरी ब्रिक हम रखते हैं, इस तरह पूरी दीवार बन जाती है। इसी तरीके से जो सेल होता है वो भी जानदार की जिंदगी का बुनियाद होता है। एक सेल से फिर दूसरा सेल, फिर उससे तीसरा सेल, इस तरीके से बहुत सारे सेल बनते जाते हैं और जो है पूरा इंसान बन जाता है। तो ऑल सेल्स अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अच्छा, अब ये मसला एक ये था कि ये जो सेल बनते हैं वो बनते कैसे हैं और कहाँ से बनते हैं। तो इसके बारे में जो तीसरी पॉइंट दी गई वो कहते हैं कि जो सेल, न्यू सेल जो बनते हैं वो पहले वाले सेलों में से बनते हैं, यानी कोई बनाता नहीं है इनको। पहले जो सेल मौजूद होते हैं उन्हीं सेलों में से दूसरे सेल जो है वो बनते हैं। अच्छा, चौथी पॉइंट के अंदर है ऑल सेल्स हैव जेनेटिक मटेरियल। जितने भी सेल्स हैं उनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है। जितने भी सेल्स हैं उनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, उस जेनेटिक मटेरियल को हम डीएनए कहते हैं। अच्छा, उसके पास मेन पार्ट्स ऑफ सेल होते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ सेल कौन से हैं? हमारे पास मेन पार्ट्स ऑफ सेल 3 होते हैं। नंबर 1, ये जो सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन हमें दिखाई दे रही है, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है। दूसरा पार्ट जो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमें पानी दिखाई दे रहा है और ये ऑर्गेनेल्स दिखाई दे रहे हैं, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और तीसरे नंबर पर हमारे पास एक न्यूक्लियस है जो सेल के बिल्कुल बीच में होता है, ये तीसरा पार्ट है। तो हमारे पास 3 पार्ट होते हैं मेन। नंबर 1 पर सेल मेम्ब्रेन होती है, नंबर 2 पर साइटोप्लाज्म होता है और नंबर 3 पर न्यूक्लियस होता है। तो इन 3 चीज़ों के बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। नंबर 1 पर हमारे पास जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अच्छा, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसके बारे में आउटर मोस्ट ऑफ बाउंड्री, यानी कि ये सेल के बिल्कुल ही बाहर एक बाउंड्री होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये जो बाउंड्री होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। उसके बाद कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि ये जो सेल के सब्सटेंसेस होती है उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जो मटेरियल इसको चाहिए होता है उसको सेल के अंदर लाती है और जिसको बाहर निकालना होता है वो सेल मेम्ब्रेन
के अंदर जरिए बाहर निकल जाता है। जैसे ऑक्सीजन की सेल को नीड होती है तो वो ऑक्सीजन को अंदर लाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को मेम्ब्रेन के जरिए बाहर निकाल देती है। उसके अलावा वाटर जो है वो वाटर सेल के अंदर आता है और वेस्ट मटेरियल जितना भी होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो इसमें से बाहर निकल जाती है। उसके बाद प्रोटेक्ट एंड शेप ऑफ सेल, यानी कि ये सेल को प्रोटेक्ट भी करती है और उसके अलावा शेप भी देती है। जैसे हम इंसान हैं, हमारे ऊपर एक चमड़ी होती है जो हमारे पूरे जिस्म को प्रोटेक्ट करती है, इसी तरह सेल की जो मेम्ब्रेन होती है ये सेल को प्रोटेक्ट करती है और उसके अलावा इसको शेप भी देती है। दूसरे नंबर पर हमारे पास साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के बारे में आता है जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस। ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये सेल के अंदर एक पानी होता है जो जेली की तरह होता है, चिपचिपा होता है। इसके अंदर और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कंटेंट ऑर्गेनेल्स, मतलब कि इसके साथ पानी के साथ, इस जेली के अंदर पानी के साथ और भी ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। अच्छा, इस साइटोप्लाज्म के अंदर 70 to 90% वाटर होता है, 70 to 90% सिर्फ और सिर्फ वाटर होता है। इसके बाद आज सेल्यूलर एक्टिविटीज, यानी सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी एक्टिविटीज इस साइटोप्लाज्म के जरिए होती हैं। और उसके अलावा ये सेल को फिल करता है, यानी पानी से पूरे सेल को भर देता है और दूसरे इसके अंदर जो मटेरियल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी वगैरह, क्लोरोप्लास्ट, जितनी भी चीजें हैं वो सारी इसमें भर दी जाती हैं और सेल को भरने में मदद करता है। इसीलिए इसको फ्लूइड ऑफ सेल कहा जाता है, इसको फ्लूइड ऑफ सेल कहा जाता है। उसके बाद नंबर 3 पर हमारे पास है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस को कहते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कहते हैं। अच्छा, ये सेल के बिल्कुल ही सेंटर पर होता है। उसके बाद कंटेंट जेनेटिक मटेरियल, इस न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम डीएनए कहते हैं। उसके बाद आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ सेल, इस न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कहते हैं क्योंकि सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे न्यूक्लियस ही करता है, तो इसलिए इसको ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं।